आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। बाजार आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। मिले जुले संकेतों के बीच भारतीय बाजारों की मजबूत शुरुआत हुई। कारोबारी सत्र के दौरान बाजार पर ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव दिखा, लेकिन आखिरी घंटे में बाजार में खरीदारी बढ़ी और बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी रही। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 231 और निफ्टी 48 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। बैंक, स्टील, सीमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल, केमिकल और ब्रोकिंग कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। रियल्टी, मेटल, ऑटो और तेल गैस शेयरों में गिरावट रही। आई थिंक मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी ज़्यादातर इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर है और मैं जहाँ तक समझता हूँ, आई थिंक इंडिया की कॉर्पोरेट हिस्ट्री के अंदर पहली बार ऐसा समय आ रहा है कि जहाँ पे कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ 20% प्लस रेट ऑफ ग्रोथ से आगे बढ़ने की जगह पे जा रहे हैं। तो दैट मीन्स कि वी आर लाइकली टू सी a cumulative growth of 20% I think over next 3 years or 4 years. I think that is a possibility that we are seeing currently. So I would rather think more confident about individual stocks vis-a-vis looking at I think putting the levels on the index. और मेरे साथ रजत यहाँ पर ज्यादा अपडेट के जुड़े हैं। रजत, आज दिन भर बाजार का मूड कैसा रहा? हालांकि क्लोजिंग आते आते अब तक के ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुआ बाजार, और वजह इसके पीछे क्या कुछ रही? आने वाले दिनों में किस तरह का मूड दिखते हैं? जी बिल्कुल, अब तक का रिकॉर्ड स्तर है जहां पर अब क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। क्लोजिंग बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं, ये लेवल कभी भी नहीं दिखे थे क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन पूरा दिन एक स्टैग्नेंट मूव था। अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए थे, एक तेजी बन गई। फेड ने ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, एक पॉजिटिव ट्रिगर था। इंडियन मार्केट्स में काफी स्ट्रांगली बढ़त देखने को मिल रही है और आज के सत्र के गेंस काफी स्ट्रांग एक स्टॉक की वजह से थे, वो थे आईसीआईसीआई बैंक। नतीजों के बाद 10% का स्ट्रांग गेन स्टॉक पे आता हुआ नजर आया। पूरे ही बैंक निफ्टी को और साथ साथ निफ्टी को भी अपने साथ साथ आज इसने संभालने की कोशिश की। ग्रासिम, अदानी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक और बीओबी जैसे स्टॉक्स में तेजी बनती हुई नजर आई। गिरावट वाले स्टॉक्स हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, एचसीएल टेक, आईओसी, यहां पर बिकवाली ज्यादा देखने को मिल रही थी। लार्ज कैप मेटल स्टॉक्स जो थे वो आज डिसअपॉइंट कर रहे थे, ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग थी। लेकिन तेजी देखिए, आज बैंकिंग मूव पॉजिटिव था। आईसीआईसीआई बैंक सेंटीमेंट पॉजिटिव क्रिएट कर दिया, एक्सिस बैंक साथ साथ चल गया। लेकिन जो सरकारी खेमा है वहां पर पिछले कुछ दिनों में काफी स्ट्रांगली गेन्स मिल रहे हैं और आज भी चले। ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स पॉजिटिव थे। आईओबी सबसे ज्यादा रिटर्न्स डिलीवर कर रहा था, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक। कोई भी बैंकिंग स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में होता है सरकारी बैंकिंग स्टॉक, तो उसमें पॉजिटिव रिटर्न मिलते। इसके अलावा छोटे मेटल और स्टील शेयर्स में उछाल देखने को मिल रहा था। स्टील पॉलिसी को जो अप्रूवल मिली कैबिनेट की, उसका इंपैक्ट था। आज स्टॉक जैसे कि वीजा स्टील, कामधेनु, बेंडमुथा और साथ साथ उत्तम गालवा जैसे स्टॉक्स जो थे, यहां पर रिटर्न शार्पली मिलते हुए नजर आए। फर्टिलाइजर शेयर्स लेटर हाफ में एक सेक्टर जो बस कर रहा था मार्केट में आज, वो था फर्टिलाइजर शेयर्स। अंतिम सत्र में खरीदारी बनी। चंबल फर्टिलाइजर डबल डिजिट रिटर्न थे। श्री पुष्कर, कोरोमंडल इंटरनेशनल, जीएसएफसी और साथ साथ नेशनल फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स में मूव पॉजिटिव बना। केमिकल स्टॉक्स की बारी थी आज। सुदर्शन केमिकल, विनाइल केमिकल, किरी इंडस्ट्रीज, जयंत एग्रो जैसे स्टॉक्स चल रहे थे। और कुछ और प्ले जो तेज हुए मार्केट में, एक्साइड इंडस्ट्रीज, बहुत ज्यादा शॉर्ट्स बने हुए थे पिछले कुछ दिनों में। जैसे नतीजे आए उसके बाद शॉर्ट स्क्वीजिंग हो गई और दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। ये पुंज, लॉयड, वी गार्ड, मधुकॉन प्रोजेक्ट्स और बीपीएल जैसे स्टॉक्स में मूव पॉजिटिव मिलता हुआ नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। बैंकिंग सेक्टर अपने डिफॉल्टर्स से परेशान है और इसके लिए सरकार अब एक कड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बड़ी ताकत मिलेगी। सरकारी बैंकों के बढ़ते एनपीए से निपटने के लिए सरकार अब सख्ती के मूड में है। बैंकों की लचर होती क्रेडिट ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह एनपीए ही है। सरकार एक अध्यादेश के जरिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन कर रही है, जिससे आरबीआई को बड़ी ताकत मिलेगी। इसके बाद आरबीआई बैंकों को डिफॉल्टर्स से लोन वसूली जल्द से जल्द करने का आदेश दे सकता है। आरबीआई ओवरसाइट कमेटियों का गठन कर सकता है जो बैंकों के एनपीए पर नजर रखेगी। कैबिनेट में इस पर सहमति बनने के बाद इसके लिए एक प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। बैंकिंग सेक्टर को लेकर कुछ प्रमुख निर्णय मंत्रिपरिषद में हुआ है, लेकिन एक मर्यादा है कि जब माननीय राष्ट्रपति जी को कोई मंत्रिपरिषद सिफारिश करता है तो उस प्रपोजल की डिटेल्स हम तब तक नहीं देते जब तक राष्ट्रपति भवन से और माननीय राष्ट्रपति जी का उसको स्वीकृति ना आ जाए। सूत्र ये भी बताते हैं कि एनपीए की समस्या से निपटने के लिए बैंकों को लोन वसूले में समझौता भी करना पड़ सकता है और हेयर कट जैसा प्रावधान को अपनाया जा सकता है। मतलब ये कि कर्जदार जितना पैसा लौटाने में सक्षम हो उसे स्वीकार कर लिया जाए। इसके बाद लोन बुक को क्लियर करें, लेकिन इसका सीधा असर बैंकों के प्रॉफिट पर पड़ेगा।
सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक अधिकारियों के लोन रिस्ट्रक्चरिंग के फैसले को जांच एजेंसियों से दूर रखा जाएगा, जिसका बैंकों ने स्वागत किया है। किसी पर्टिकुलर केस में जहाँ पे कि कंसेंसस नहीं बन पा रहा है बैंकर्स के बीच में, या कोई ऐसा निर्णय जिस पे सहमति नहीं बन पा रही है, और उसमें अगर आरबीआई को पावर से और वो डायरेक्शन दे सकते हैं, तो ये एक रेजोल्यूशन में बहुत हेल्प करेगा कि ऐसा कोई जो बैंक के अधिकारीगण हैं कोई ऐसा निर्णय लेते हैं जो कि कॉमर्शियल कंसिडरेशंस पे है और उसको जांच के दायरे से बाहर रखा जाएगा, तो वो तो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अभी बैंकों की हालत यह है कि पिछले वित्त वर्ष के शुरुआती 9 महीनों के दौरान एनपीए 1 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 6 लाख करोड़ पहुंच गया। ये बैंकिंग सेक्टर के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि बैंक्स डिफॉल्टर्स से पूरा लोन वसूलने की कोशिश में लगातार एनपीए बढ़ा रहे हैं। हालांकि आरबीआई इससे पहले बैंकों से ये साफ कह चुका है कि टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स को लोन देने से पहले अपनी प्रोविजनिंग को ऊंचा रखे। अब सरकार की मंशा यही है कि जो भी लोन डूब रहे हैं उनसे जितना जल्दी रिकवरी हो जाए वो बैंकिंग सिस्टम के लिए अच्छा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कल कैबिनेट ने एनपीए से निपटने के लिए ये जो नया अध्यादेश लाई थी उसे राष्ट्रपति की मंजूरी अभी मिलना बाकी है, और इस मामले में वित्त सेक्रेटरी अशोक लवासा से एक्सक्लूसिव बातचीत की आलोक प्रियदर्शी ने। एनपीए से निपटने के लिए सरकार ने ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वित्त सचिव अशोक लवासा। सर, जो सरकार ने सिफारिशें की है ऑर्डिनेंस लाने के लिए, क्या बदलाव आप देखेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जिससे कि बैंकों को वो अधिकार मिल जाए जिससे कि अभी तक नहीं मिला था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में? सर, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि इस प्रक्रिया को कैसे और मजबूत किया जाए, और जो भी कोई इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जिसकी वजह से ये महसूस किया जा रहा था कि इस व्यवस्था में वो गति नहीं है जो होनी चाहिए, तो वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट चेंज करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया। अभी जो रेगुलेशन था बैंकिंग सेक्टर रेगुलेशन एक्ट, उसमें सर क्या दिक्कतें आ रही थी जिसकी वजह से बैंक जो डिसीजन, बोल्ड डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आरबीआई बोल्ड डिसीजन नहीं ले पा रहे थे? जैसे मैंने कहा कि जो डिटेल्स हैं उस पे इस वक्त ना हम जाएं, लेकिन ये ज़रूर है कि कई दिन से इस चीज़ के ऊपर चर्चा चल रही थी, और बैंक्स ने भी और रेगुलेटर ने भी जो भी अपने विचार सामने रखे, उन विचारों का विश्लेषण करने के बाद निर्णय लिया गया है। सर, बैंकों के सामने एक और मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रदर्शी यहाँ पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। आलोक, बैंकों के बढ़ते एनपीए से जाहिर तौर पर सरकार परेशान है और लगातार इस तरह की बातें भी सामने आ रही थी कि जल्द से जल्द इसका निपटारा भी होना बेहद जरूरी है। ऐसे में अब जो ये नया अध्यादेश सरकार यहाँ पर लाई है, जो चेंजेस यहाँ पर इसमें किए गए हैं, राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है, कब तक जो क्लियर डिटेल्स है वो सामने आ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रपति भवन से उम्मीद है कि कल तक इसे मंजूरी मिल जाएगी। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये अध्यादेश लागू हो जाएगा, और ऐसे में आरबीआई के पास खास वो अधिकार होंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, जिसमें बैंकों को 2 चीज़ों पर खास तौर से निर्देश दे सकता है। एक तो डिफॉल्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का, और दूसरा जो एनपीए हो चुका है उसको किस तरह से रिकवरी किया जाए। तो आपको जैसे मालूम होगा, पार्लियामेंट में पिछले दिनों डीआरटी सरफेसाई में भी अमेंडमेंट किया गया। उसके अलावा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को भी नया कानून पास किया गया। तो डीआरटी और सरफेसाई में बैंकों से रिकवरी करने का, डिफॉल्टर से रिकवरी करने का जो अधिकार है, बैंकों को आरबीआई से परमिशन के बाद दिया जाता है। लेकिन अब ये एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, उससे ये फायदा मिलेगा कि आरबीआई बैंकों को सीधा निर्देश दे सकेगा कि ये डिफॉल्टर से इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये बहुत बड़ी खबर है, और आरबीआई जाहिर तौर पर अब इंटरवीन कर सकेगा और जल्द से जल्द इन तमाम डिफॉल्टर के केसेस को निपटारे की इजाजत भी यहां पर बैंकों को दे सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक प्रदर्शी इस तमाम अपडेट के लिए। हालांकि कल राष्ट्रपति ऑफिस से मंजूरी मिलने के बाद बाकी क्लैरिफिकेशन भी इस पर आ सकता है। एचडीएफसी बैंक के नतीजों की बात कर लेते हैं तो चौथी तिमाही के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 21.5% गिरकर 2040 करोड़ रुपए हो गया, और पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2607 करोड़ रुपए था। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 4350 करोड़ रुपए से गिरकर 3272 करोड़ रुपए हो गई, और तिमाही दर तिमाही के आधार पर बैंक की प्रोविजनिंग 26% बढ़कर 148 करोड़ रुपए हो गई। चौथी तिमाही में एचडीएफसी की आय 7.5% गिरकर 9220 करोड़ रुपए रही है।
और पतंजलि जिस रफ्तार से बढ़ रही है, दूसरी एफएमसीजी कंपनियों के लिए बड़ा खतरा बन रही है। आज पतंजलि ने अपने सालाना आय के आंकड़े पेश किए। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले पतंजलि की आय दोगुनी हुई है। वित्त वर्ष 2017 में कंपनी की आय 5,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,561 करोड़ रुपए हो गई। इसमें पतंजलि आयुर्वेदा की आय 9,340 करोड़ रुपए, दिव्या फार्मेसी की 870 और पतंजलि ग्राम उद्योग की आय 345 करोड़ है। दंत कांति, केश कांति, सरसों का तेल, आटा और शहद से पतंजलि को अच्छी खासी आमदनी हुई है। आज की सालाना बैठक में पतंजलि ने टेक्सटाइल और रेस्टोरेंट बिजनेस में भी उतरने का ऐलान किया है। और एक साल में पतंजलि की आय दोगुनी हो गई है। कंपनी की आय 5,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,561 करोड़ रुपए हो गई है। पतंजलि की विस्तार योजनाओं पर योग गुरु बाबा रामदेव से खास बातचीत की समीर दीक्षित ने। एक बार फिर से तमाम नए प्रोडक्ट के साथ आप आ रहे हैं। जाहिर बात है कॉम्पिटिटर्स के दिलों में हलचल तो आप मचाने वाले। क्या नए प्रोडक्ट के साथ आप फिर से दाखिल होने वाले हैं? देखिए, फूड में हमने 5 वर्टिकल्स को एक बहुत बड़ा विस्तार देने का सोचा है, जिसमें हमारा आटा और शुगर बहुत बड़ा ब्रांड होगा। 1 लाख टन प्रति महीना आटा, 1 लाख टन से ज़्यादा प्रति महीना बिस्किट, 1 लाख टन से ज़्यादा फिर ऑयल्स, जिसमें फिजिकल रिफाइंड ऑयल, जिसमें राइस ब्राउन ऑयल, फिर जो है ग्राउंड नट ऑयल, फिर सोयाबीन ऑयल भी फिजिकली, फिर ऐसे सनफ्लावर, फिर साउथ में हमारा जो उधर बहुत ज़्यादा खाते हैं मूंगफली का तेल, तो घी एंड ऑयल, फिजिकल ऑयल खास करके, फिजिकल रिफाइंड ऑयल, राइस ब्राउन ऑयल तो अद्भुत होता है और उसमें प्राकृतिक तत्व रहते हैं। फिर राइस स्पाइस एंड पल्सेज, राइस में करीब 48 से 50 प्रकार के हम SKUs लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें 18 प्रकार के अलग अलग क्वालिटी हैं चावल की। तो उसका तो स्लोगन ही हमने रखा है, पतंजलि नाइस, सबसे नाइस। सर, इसके अलावा हम सुन रहे हैं कि पतंजलि अब रेस्टोरेंट में भी उतर रही है और अब सोशल मीडिया पे तो बाकायदा एक रेस्टोरेंट की तस्वीर भी वायरल हो गई थी। अरे वो तो ऐसे किसी ने बना दिया था कि भाई मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ। अभी विधिवत पतंजलि अपना मतलब मॉडल इसका लॉन्च करेगा। वो भाई प्रस्ताव लेकर के आए थे, ऐसे कोई अजनबी नहीं है, लेकिन अभी जो है इसके ऊपर काम चल रहा है। वो उसके ऊपर ट्रायल करने के लिए उनको बोला था आचार्य जी ने, उसने रेस्टोरेंट ही खोल दिया। परिधान में क्या योजना है आपकी? परिधान में भी किड्स से लेकर के, लेडीज से लेकर के, जेंट्स से लेकर के, देसी से लेकर के विदेशी तक, कच्छा से लेकर के कोट तक, लंगोट से लेकर के और अंडरवियर तक सब कुछ बनेगा। और पतंजलि से एफएमसीजी सेक्टर की दूसरी कंपनियों के लिए खतरा बढ़ गया है। आय के मामले में पतंजलि ने दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों को पछाड़ दिया है। पतंजलि अब एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ वाली कंपनी बन गई है। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पतंजलि घी उत्पाद बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। सबसे पॉपुलर दंत कांति का टूथपेस्ट मार्केट शेयर बढ़कर 14% हो गया है। बाबा रामदेव ने लक्ष्य रखा है कि अगले 2 साल में पतंजलि सबसे बड़ा ब्रांड होगा। तो पतंजलि का लक्ष्य है कि 2 साल में वो सबसे बड़ा ब्रांड यहां पर बने। और अब चलिए, आपके लिए समझना भी जरूरी है कि आखिर पतंजलि दूसरी कंपनियों के लिए यहां पर कैसे खतरा बन गया है। इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। पतंजलि फाइनेंशियल ईयर 2017 में 10,561 पर पहुंच गई है, जो 2016 में 5,000 पर थी। मारुको जो 5,936 यानी कि 936 करोड़ 6,024 से घटकर 5,936 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं HUL और ITC के लिए देख लीजिए, पिछले साल 33,193 और इस बार 25,601 करोड़। वहीं ITC के लिए 39,427, जो कुछ बहुत कम बढ़ा है यहाँ पर, और 40,430। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पतंजलि के कंपैरिजन में ये कंपनियां कहीं भी यहाँ पर टिक नहीं पा रही है। इमामी देख लीजिए, 2,624 था और करीब 600 करोड़ यहाँ घटकर 1955 करोड़ ही कमा पाई।
जल्द ही आपका बिजली बिल भी आधार से जुड़ जाएगा। जी हां, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक राज्यों को बिजली बिल को आधार से जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। आधार से लिंक होने से ग्राहक बिल हिस्ट्री एक क्लिक पर ही देख सकेंगे। इससे कंज्यूमर को बहुत फायदा होगा। हालांकि ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन राज्य इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और इसके अलावा राज्यों के बीच कॉम्प्लेक्स टैरिफ स्ट्रक्चर की बजाय सिंपल टैरिफ स्ट्रक्चर पर सहमति बन गई है। इससे पावर सेक्टर में करप्शन कम करने में मदद मिलेगी। जब बिल डिजिटली पे करते हैं तो प्रॉपर लॉगिन हो जाएगा कि आपने बिल पे किया। कल को किसी को एक्सेस बिलिंग आ गई, गलत बिल आया, तो बड़े आसानी से पता चल जाएगा पुराने बिल कितने के थे, ये सडनली बिल कैसे बढ़ गया। तो ये जनता को सुविधा देने का एक पहल करी जा रही है, कोशिश की जा रही है। सभी राज्य को फ्रीडम है कि वो ये करे ना करे, हमारी तरफ से कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आप भी सब एग्री करेंगे कि ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट में। एयरपोर्ट पर एंट्री करने के लिए अब आपको पहचान पत्र रखने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपके अंगूठे का निशान ही आपकी पहचान पत्र के तौर पर काम करेगा। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको टिकट बुक कराने के लिए वक्त ही अपना आधार नंबर देना होगा। हैदराबाद और बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह सुविधा शुरू हो चुकी है और जल्द ही दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर भी शुरू होने वाली है। डोमेस्टिक फ्लाइट से ट्रेवल करने के लिए पहचान पत्र रखने का झंझट जल्द ही खत्म होने वाला है। जल्द ही आपका अंगूठा आपकी पहचान बनेगा। केवल अंगूठे के निशान के जरिए ही आपको मिल जाएगी एयरपोर्ट में एंट्री। दरअसल इस फैसिलिटी का फायदा उठाने के लिए पैसेंजर को टिकट बुकिंग के वक्त अपना आधार नंबर देना होगा। इसके बाद एयरपोर्ट पर एंट्री के वक्त टिकट और आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर नाम और चेहरा मिलाने की जरूरत नहीं होगी। पैसेंजर को वहां लगी एक मशीन के सामने अपना हाथ दिखाना होगा, जो उसके फिंगरप्रिंट्स को रीड कर आधार के डेटा से मिलाएगी। इससे ये तय होगा कि टिकट जिस नाम से बुक हुआ है ये वही शख्स है या फिर नहीं। इसमें मशीन की स्क्रीन पर पैसेंजर की फोटो भी आ जाती है और सिक्योरिटी ऑफिसर चेहरे को भी मिला लेगा। हवाई अड्डों पर आधार बेस एंट्री को सुरक्षा के लिहाज से अच्छा माना जा रहा है। इससे प्रिंटेड टिकट या फिर मोबाइल टिकट के साथ कोई सरकारी पहचान पत्र नहीं रखना होगा। इससे न केवल हवाई अड्डों की एंट्री सुरक्षित होगी, बल्कि भीड़ भाड़ भी कम होगी। बेशक टिकट बुक कराते समय आधार नंबर देना जरूरी तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन एयरलाइंस इसे बढ़ावा जरूर दे सकती है। इसके लिए एयरलाइंस आधार के उपयोग पर रिवॉर्ड पॉइंट जैसी घोषणाएं भी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जाहिर तौर पर बेहद आसान हो जाएगा। आपको किसी भी तरह का कोई आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर कैरी नहीं करना होगा। समीर मेरे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बहुत अच्छी पहल है ये। हालांकि अभी सिर्फ 2 एयरपोर्ट्स पर ही इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत कई बार गलती से कैरी नहीं करते हैं अपना कोई भी ID प्रूफ। तो अगर अब हम टिकट बुक करते टाइम ही अपना आधार नंबर डाल देते हैं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। जो सरकार की योजना ये है कि जो लोग हवाई यात्रा करते हैं वो थोड़े से अलर्ट उसमें आते हैं, यानी कि डिजिटल सेवी लोग हैं, यानी कि वो मोबाइल का इस्तेमाल करना जानते हैं। जो उनका प्रोफाइल है उसको समझते हुए सरकार की कोशिश ये है कि अगर इसको आधार से जोड़ करके उनकी यात्रा को आधार से जोड़ा जाए तो हर लिहाज से ये फ़ायदेमंद होगा, ना केवल यात्रियों के लिए बल्कि एयरलाइन के लिए और पूरे एविएशन सेक्टर के लिए। अगर आप देखें तो एविएशन सेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, लिहाजा सुरक्षा के लिए भी उतना ही ज़्यादा आपको मैन पावर लगाना पड़ेगा, उतने ज़्यादा फ्रिस्किंग वगैरह करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को डिजिटली जोड़ देते हैं जैसे आधार के जरिए, तो आपकी मैन पावर बचत होगी, प्लस आप जो टाइम और एनर्जी खपा रहे थे आप यात्री की जांच में और उसके बोर्डिंग वगैरह में, उसमें भी बचत होगी। और ये एक मल्टीप्लायर इसका फायदा, उसको कई रूप में इसका फायदा जो है वो मिलेगा। और इसी को देखते हुए सरकार कोशिश ये कर रही है कि आधार से जोड़ करके यात्रा के तमाम पहलुओं को जोड़ा जाए और जिससे यात्रा को आसान बनाया जाए यहाँ जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया समीर दीक्षित इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।